तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी जीआईसी जीडीसी केवीएस एनबीएस यूपीएससी यूपीपीएससी आरपीएससी सीपीएससी बिहार झारखंड उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली एमपी यानी मध्य प्रदेश से किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। आने वाली परीक्षाओं में आपका काफ़ी सहयोगी साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूँ। आप लोग जाने रहें, ये देखिए मैं हर चीज़ इंडिकेटर कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए आप सबका। वैसे तो ये क्लास आज आपकी जो है 28 को होनी चाहिए, लेकिन ये क्लास 29 को होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो इस कारण आप लोगों की ये क्लास अब 28 को ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 29 को छुट्टी है, मौनी अमावस्या का स्नान है। आप लोग जो प्रयाग के हैं और जो अयोध्या से हैं, हर जगह जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वहाँ काफ़ी जो है भीड़ भाड़ रहेगी। और आप लोगों को एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी क्या, जानकारी तो है ही, प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। शायद हमारे कुछ जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएँ वहाँ मेला देखने भी जाएँ या वो स्नान करें, जो श्रद्धालुगण हैं, श्रद्धालु बन के। तो आप लोग जो है 29 को छुट्टी है, जिसको जो करना हो करें, एंजॉय करें। और क्लास आप लोगों की इसलिए 28 को आज ही हो जाएगी। ठीक है, ना कि 29 को क्योंकि छुट्टी है। ठीक है आप लोगों को, तो आप लोग एंजॉय करिए। और आप लोग मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल में सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूँ। और देखते हैं, आइए आप सभी के लिए क्लास में आज क्या है। ठीक है, और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। वैसे ठंडी तो है, लेकिन उतनी ठंडी भी नहीं है कि पढ़ाई आप लोगों की बाधित हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज आपकी क्लास में आप सबके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट। ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ सोशियोलॉजी के हैं यानी समाजशास्त्र विषय के। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा आप सभी का। ये प्रश्न उत्तर नंबर 1, उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेके आप बैठ गए होंगे, क्लास को शेयर भी कर दिए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे। और आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने कुछ जो हित मित्र यार दोस्त हों, आपके सब्जेक्ट से संबंधित या ना भी हों, जिनको भी ज्ञान की आवश्यकता है, इस क्लास को देख सकते हैं और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या है, आप लोगों को इस चैनल की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। ये प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री ने देवधर्मी समाज और दानवधर्मी समाज की बातें करता है। ठीक है, यानी इसमें से कौन से समाजशास्त्री ऐसे हैं जो देवधर्मी समाज और दानवधर्मी समाज की बातें करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन बी लिवेंस्की। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग। ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी राल्फ डेरन डार्फ। ये सभी जो है प्रश्न उत्तर जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है, या तो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और बार बार ये ऐसे प्रश्न मैं लेकर आता हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं या परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग मिस ना किया कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, खासकर हमारे वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग अब तक दे दिए होंगे, क्या है प्रश्न नंबर 1 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए रूथ बेनेडिक्ट महोदय हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे, तो ये प्रश्न भी मिलते होंगे आपको। और जो लोग पढ़ाई करते होंगे रेगुलर, वो भी पाते होंगे, क्योंकि रूथ बेनेडिक्ट आप सभी के सिलेबस में हैं, ये ऐसे थिंकर आप सभी के हैं। ठीक है, तो ये आपके रूथ बेनेडिक्ट महोदय हैं जो इन्होंने समाज को लेके समाज को 2 भागों में बांट रखे हैं अपने अनुसार। इनके अनुसार नहीं, रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार ये कहते हैं एक देवधर्मी समाज है तथा दूसरा दानवधर्मी समाज है। ठीक है, तो ये रूथ बेनेडिक्ट का, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये आपके लेविंस्की, इन्होंने समाज के बारे में इनकी क्या अवधारणा, इन्होंने भी लेविंस्की महोदय जो हैं इस समाज को 5 प्रकार बता रखे हैं। इनके अनुसार समाज 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार क्या है समाज लेविंस्की महोदय के अनुसार? ये कहते हैं एक शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज होता है, और दूसरा बताते हैं, आप लोग नोट करते रहिए, नंबर 1 क्या कहते हैं, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज। और नंबर 2 बताते हैं ये बागवानी, ठीक है, बागवानी पर आधारित समाज। और तीसरा बताते हैं ये आपके पशुपालक समाज। और चौथा बताते हैं कृषक समाज। ये ठीक है, चौथा क्या बताते हैं, कृषक समाज।
और पाँचवा ये बताते हैं औद्योगिक समाज। ठीक है, ये पाँचवा नोट कर लीजिएगा, औद्योगिक समाज, यानी कि ये 5 प्रकार के समाज की बात करते हैं आपके लेविन्स्की महोदय। ठीक है, और आपके अगले ऑप्शन में ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस महोदय हो गए। आपके जो एंथोनी गिडेंस महोदय ये क्या कहते हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिए। एंथोनी गिडेंस महोदय क्या कह रहे हैं, ये एंथोनी गिडेंस महोदय कहते हैं कि आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर इन्होंने समाज को, एंथोनी गिडेंस महोदय 7 भागों में विभाजित कर रखा है। इन्होंने समाज को आर्थिक आधार पर विभाजित कर रखा है। ठीक है, एंथोनी गिडेंस महोदय ये कहते हैं, इनके अनुसार नोट कर लिए, नंबर 1 ये बताते हैं शिकारी समाज। ठीक है, एंथोनी गिडेंस। और दूसरा बताते हैं कृषक समाज। शिकारी समाज यानी हंटिंग एंड ग्रेडिंग एसोसिएशन। ठीक है, सिचुएशन है। ठीक है फ्रेंड, शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज का अर्थ इंग्लिश में हो जाएगा आपका हंटिंग एंड ग्रेडिंग एसोसिएशन। ठीक है, और अगला जो दूसरा इन्होंने बताया है आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा ये क्या बताते हैं, आपके कृषक समाज यानी एग्रियन सोसाइटी। ठीक है, और तीसरा ये बताते हैं आपके पशुचारी समाज। क्या तीसरा, पशुचारी समाज की बात ये करते हैं। ठीक है, यानी पोस्टरल सोसाइटीज। ठीक है, और चौथा बताते हैं परंपरागत राज्य या सभ्यता समाज। ठीक है, ये क्या बताते हैं, चौथा राजगत परंपरागत राज्य या सभ्यतागत समाज यानी कि ट्रेडिशनल स्टेटस और सिविलाइजेशन। ठीक है, और अगला इन्होंने बताते हैं जो आपके पाँचवा क्या बता रखा है इन्होंने, पाँचवा ये बताते हैं पहली दुनिया का समाज यानी फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटीज। और छठा ये जो बताते हैं आपके एंथोनी गिडेंस महोदय दूसरी दुनिया का समाज। ठीक है, छठा दूसरी दुनिया का समाज ये जो बताते हैं। और ये सातवां जो बताते हैं आपके तीसरी दुनिया का समाज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 7 प्रकार के समाज की बातें कर रहे हैं ना, तो तीसरी दुनिया के समाज ये सातवां ये बताते हैं आपके एंथोनी गिडेंस महोदय। तो उम्मीद करता हूँ ये सातों समाज आप समझ गए होंगे। आपको अगर यहाँ से प्रश्न बन जाएगा एंथोनी गिडेंस से समाज को लेके तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एंथोनी गिडेंस का 7 प्रकार का समाज है। नंबर 1 बार आप लोग फिर देख लीजिए, शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज। अगला है कृषक समाज। अगला है पशुचारी समाज। अगला परंपरागत राज्य या सभ्यता समाज। अगला है पहली दुनिया का समाज। अगला है दूसरी दुनिया का समाज। अगला है तीसरी दुनिया का समाज। ठीक है, ये बातें करते हैं आपके। और जो अगला ऑप्शन क्या है, रॉल्फ डेहरनडॉर्फ। तो रॉल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय जो है ये कितनी प्रकार की समाज की बातें करते हैं, ये आपके 2 प्रकार के समाज की बातें करते हैं। रॉल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय, ऑप्शन डी है ना, ये 2 प्रकार के समाज की बातें करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, एक मैक्तक के समाज की बात करते हैं और एक बाध्यता मूलक समाज की बातें। मैक्तक समाज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सोसाइटी। बाध्यामूलक समाज जो है करेक्शनल सोसाइटी यानी करेक्शन सोसाइटी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। मैंने चारों थिंकर के बारे में समाज से संबंधित इनकी क्या अवधारणा है बता दिया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों के समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये क्लास परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आप देते हैं, खासकर आप यूपी पीजीटी जो है और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ज़रूर ध्यान दें इस क्लास को। यहाँ से प्रश्न जो है भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। ये प्रश्न नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को 2 श्रेणियों में, एक वर्ग विहीन समाज और दूसरा वर्ग समाज में विभाजित कर रखा। अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यानी कि किस समाजशास्त्री ने जो है 2 श्रेणियों में, एक वर्ग विहीन समाज और दूसरा वर्ग समाज में विभाजित कर रखा यानी बांट रखा। तो ऑप्शन ए कह रहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कह रहा ठक्कर बप्पा, ऑप्शन सी कह रहा जीएस घुरिये, ऑप्शन डी कह रहा चार्ल्स हटन कूले। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन हो जाएगा जो है प्रश्न नंबर 2 का आंसर। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वर्ग विहीन समाज और वर्गीय समाज की बातें आपके कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते रहिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो। देखिए मैं इसको जो है हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। और कार्ल मार्क्स आप लोग के सिलेबस में है, इनको भी आज अच्छे से पढ़े हैं, तो यहाँ से प्रश्न आ जाए तो गलत मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग विहीन समाज यानी क्लासलेस
सोसाइटी की बात करते हैं और वर्ग समाज यानी क्लास सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स जो है नागरिक समाज की यानी कि सिविल सोसाइटी की भी बात करते हैं। कौन? आपके कार्ल मार्क्स महोदय, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स महोदय एक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आप लोग गलत मत करिएगा। अगला ऑप्शन आपका ये कौन है? ये देखिए ठक्कर बप्पा, ये आपके ठक्कर बप्पा महोदय हैं, ठीक है। ठक्कर बप्पा को एक हैं जयपाल सिंह, ठीक है। जयपाल सिंह जो है एक हैं, तो ये जयपाल सिंह जो है विद्वान, ये ठक्कर बप्पा को आदिवासियों के मसीहा कहते हैं। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। कौन? जयपाल सिंह ठक्कर बप्पा को। इनके लिए जो है ये आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके एक वेरियर वेलविन है, एक समाजशास्त्री वेरियर एल्विन है, ये बनवासी कहते हैं। किसको? ठक्कर बप्पा के संबंधित शब्द को बनवासी कहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? आप देखते हैं जीएस घुरिये महोदय। क्या है ये? जीएस घुरिये महोदय। इनकी क्या अवधारणा है? जीएस घुरिये महोदय जो है आदिवासियों को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। पिछड़ा हिंदू शब्द कह से यानी पिछड़ा हिंदू कह के पद जो है संबोधित करते हैं, यानी गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय आदिवासियों को पिछड़ा हिंदू शब्द कह के संबोधित करते हैं, यानी इनका कहना कि जो आदिवासी हैं वो पिछड़े हिंदू हैं, ठीक है। और आपके ये हट्टन महोदय, ऑप्शन डी है हट्टन महोदय, यानी कि चार्ल्स हट्टन कूले। ये क्या कहते हैं? ये आदिम जात कहते हैं, आदिवासियों को आदिम जात कह के संबोधित करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप चारों थिंकरों को नोट कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर आपके पूछे जा रहे हैं आने वाली परीक्षाओं में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 नोट करते हुए चलिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेके बैठे होंगे, आप लोग ज़रूर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप लोग नोट करते हैं ना तो क्या है, आपके पास एक छोटा सा उसलिए वो क्या कहते हैं नोट्स बन जाता है। और जब नोट्स बन जाता है, आप परीक्षा के समय जो है इसको एक निगाह से सही देख लेते हैं ना, तो ये आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आपको इकट्ठा एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। अगर थोड़े थोड़े आप क्लास करते जाइए, बराबर रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, तो आपको खुद ही जो है एहसास होगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ पुराने हों, अगर इस क्लास को देखे होंगे और पिछली परीक्षाएँ दिए होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ को, तो उनको खुद ही एहसास होगा यहाँ से कितने अधिक प्रश्न उनको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3 ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभव का पुंज है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त अनुभव का पुंज है। कहाँ? यहाँ से देखिएगा, ये है कथन, यहाँ से समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त अनुभव का पुंज है। तो ये किसका कथन है, यानी किसकी अवधारणा है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा क्यूबर, ऑप्शन बी कह रहा पीटर बर्जर, ऑप्शन सी कह रहा टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी कह रहा चार्ल्स हट्टन कूले। तो क्यों कौन हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, क्योंकि ये समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभव का पुंज है। ये आपका आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी क्या है? पीटर बर्जर महोदय, ठीक है। ये पीटर बर्जर को कहीं कहीं पीटर बर्गर भी लिखा रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जी को जा भी पढ़ लेते हैं और गा भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पीटर बर्जर महोदय हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और आपकी ये जो अगले ऑप्शन में है पीटर बर्जर के अलावा अगले ऑप्शन में कौन है? ये आपके ऑप्शन ए क्यूबर महोदय है ना, ये ध्यान दीजिए क्यूबर महोदय। इनका क्या अवधारणा है इस संबंध में? ये कहते हैं आपके क्यूबर महोदय कि समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं, ये क्यूबर महोदय कहते हैं, ठीक है इस मामले। और टालकट पार्सन्स महोदय क्या कहते हैं? ये ऑप्शन सी आपका, ये टालकट पार्सन्स महोदय कहते हैं कि समाज को मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये टालकट पार्सन्स महोदय क्या है? समाज को मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में ये देखते हैं, ठीक है, टालकट पार्सन्स महोदय। अगला ऑप्शन आपका क्या हो गया? चार्ल्स हट्टन कूले महोदय, यहाँ भी है, देखिए इनकी क्या अवधारणा है इस मामले में। इनकी जो बात है ये कहते हैं कि समाज की उन प्रक्रियाओं की जटिलता के रूप में जिनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित है,
ठीक है। ये कहते हैं जिनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित है, समाज के बारे में कहते हैं। जो अंतःक्रिया करता है उसी के द्वारा समाज जीवित है। ये चार्ल्स हटटन कूले महोदय की अवधारणा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सभी थिंकर इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको इकट्ठा एक कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप क्लास मिस कर देंगे तो आप ही का नुकसान होगा इससे। ठीक है, हमारा कोई कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग क्लास, अगर परीक्षा देनी है आप लोगों को, तो इस क्लास को जरूर देखिए। खासकर वो प्रतियोगी छात्र हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस क्लास को जरूर देखा कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ये तो काफ़ी बड़ा ये आपका कथन है। ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जनजाति परिवार का एक समूह होती है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह तथा पेशा से संबंधित समान निषेधों का पालन करते हैं तथा उनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय आपसी लेन देन की व्यवस्था पाई जाती है। तो उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है, यानी उपयुक्त कथन से कौन संबंधित है कह रहा है ना। तो आप लोग प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग अब आंसर खुद है अगर पढ़े होंगे तो इसका निकल आएगा। कह रहा है जनजाति परिवारों का एक समूह होती है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। सही बात है। एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं जनजाति, सही बात है। विवाह तथा पेशा से संबंधित समान निषेधों का पालन करते हैं तथा उनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय यानी आदान प्रदान और आपसी लेन देन की व्यवस्था पाई जाती है। एकदम सही बात। तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर रिवर्स, ऑप्शन बी कह रहा है गिलीन एवं गिलीन, ऑप्शन सी कह रहा है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। देखिए आप लोगों का आंसर आ गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? ये डी.एन. मजूमदार है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये डी.एन. मजूमदार की अवधारणा है। ये आदिवासी यानी जनजातीय समुदाय को लेके। ठीक है, ये कहते हैं जनजाति परिवार का एक समूह होती है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह तथा पेशा से संबंधित समान निषेधों का पालन करते हैं तथा उनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन देन की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं ये इस मामले में? ऑप्शन बी गिलीन एवं गिलीन महोदय है। ठीक है, ऑप्शन बी कौन है? ये गिलीन एवं गिलीन महोदय। इनकी क्या अवधारणा है इस मामले में? ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं किसी भी प्रकार किसी भी प्राक शिक्षित, यानी ठीक है प्रकार नहीं है, किसी भी प्राक शिक्षित स्थानीय समूह को जनजाति कहा जा सकता है जिसके सदस्य एक आम प्रदेश में निवास करते हैं। अच्छा, जिसके द्वारा आम समान भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी एक समान भाषा के बोलचाल से अपनी आदान प्रदान करते हैं बातचीत के द्वारा। ठीक है, तथा जिनके बीच आम संस्कृति पाई जाती है। ये गिलीन एवं गिलीन के अनुसार है। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न बार बार ये पूछा जा रहा है गिलीन एवं गिलीन का, तो नोट कर लीजिए। ये कहते हैं किसी भी प्राक शिक्षित स्थानीय समूह को जनजाति कहा जाता है जिसके सदस्य एक आम प्रदेश में निवास करते हैं, जिसके द्वारा आम जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। आम भाषा मतलब समान भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा जिनके बीच आम संस्कृति पाई जाती है। आम संस्कृति मतलब उनका एक ही जो है कल्चर होता है, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ावा, जो पहनावा ओढ़ावा, उसी को संस्कृत कल्चर आप लोग जाने जाते हैं कहते हैं। ठीक है, जो उनका एक ही तरह का पूजा पाठ जो भी करते हैं, ठीक है, रहता है। और अगले ऑप्शन में डॉक्टर रिवर्स हो जाएंगे आप। ऑप्शन ए, ये क्या कहते हैं, इनकी क्या अवधारणा है जनजातियों को लेके? ये कहते हैं डॉक्टर रिवर्स महोदय की जनजाति सरल प्रकार का सामाजिक समूह होती है जिनके सदस्य समान बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध जैसे समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे, सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कुछ विशेषण नहीं बताने के। और ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है? ये ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो एकदम कथन गलत हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन डी आपका हो गया। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहे, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन सी है, ये डी.एन. मजूमदार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5। ये ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है यह किसकी अवधारणा है कि समाज सार रूप में स्थित अवस्था अथवा संबंध है, अतएव आवश्यक रूप से अमूर्त है। अच्छा, यह किसकी अवधारणा है? देखिए प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ से समाज सार रूप में एक स्थित
अवस्था अथवा संबंध है, अतएव आवश्यक रूप से यह अमूर्त है। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सी राइट्स मिल, ऑप्शन बी कह रहा है मेंजर, ऑप्शन सी कह रहा है क्रोबर महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय। प्रश्न नंबर 5 का आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका सी राइट मिल्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन ए आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं ज़्यादा परेशान होने की बातें नहीं करता कि आप लोगों से मैं आंसर पूछूं और आप लोगों को परेशान करूं। आप लोग जो है गेस करें, तो गेस नहीं, जो पढ़े हैं तो वो तो खट्टे से आंसर उनको मार देते होंगे, आ जाता होगा। और जो लोग जो है नहीं जान रहे हैं तो नोट करते हुए चलें, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप जान रहे होते तो पढ़ाई क्यों करते। तो आप लोग नहीं जान रहे तभी तो पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएँ। और मेरी तो यही जो है इच्छा है कि आप लोग सब सेलेक्ट हो जाएं, जो है 2025 में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले आने वाली परीक्षा जो आपका लगा है, ठीक है। तो समाज सार रूप में एक स्थित अवस्था अथवा संबंध है, तो आवश्यक रूप से यह अमूर्त है। ये राइट महोदय की जो है अवधारणा है, यानी सी राइट मिल्स महोदय की, ठीक है। और अगला क्या है आपका ऑप्शन मेंजर, ठीक है। अगले ऑप्शन में आपके मेंजर महोदय हैं, ऑप्शन बी। इनकी क्या अवधारणा है इस मामले में, मेंजर महोदय की इनकी अवधारणा है, ये कहते हैं कि समाज को लेके कि एक समाज मनुष्यों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों का गतिविधियों में चेतन रूप में भाग लेते हों, जिसका जो है ये जो है चेतन रूप से भाग लेते हों। ये अवधारणा मेंजर महोदय की, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है, एक समाज मनुष्यों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य समान कार्यों का गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन ये सी क्रोबर महोदय। तो क्रोबर महोदय की क्या अवधारणा इस मामले में आप नोट करते हुए चलिए। ये कहते हैं कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, इसके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज, यानी कि ये कृषक समाज की बात करते हैं और नगरीय समाज की बात को लेके क्रोबर महोदय की अवधारणा है, ये कहते हैं, ठीक है। एक तरफ कृषक समाज है, एक तरफ जनजातीय समाज है जो नगरीय समाज और ग्रामीण समाज की तरह इनकी जो है बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्रोबर महोदय की अवधारणा है। अगला ऑप्शन रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हो गए। इनकी क्या अवधारणा इस मामले में, ये रॉबर्ट रेडफील्ड, ये भी कृषक समाज को लेके ही इनकी अवधारणा उत्पन्न हुई है। ये कहते हैं कृषक समाज की जो अवधारणा के माध्यम से ये ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को समझने के लिए ये जो है प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इनका जो अध्ययन क्षेत्र है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय का, ये भी कृषक समाज को लेके और यानी कि ग्रामीण समाज की जो बाह्य और आंतरिक संरचना है उसी के अनुसार ये इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय। और क्योंकि ये रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय जो है आप इनको जान ही रहे हैं, ये रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज को जो है इन्होंने 5 विशेषता बता रखी है, ठीक है। तो 5 विशेषता बता रखी है और कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में ये मानते हैं। ये पूछा जा चुका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसने कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी के रूप में माना है। तो ये आपके जो है रेडफील्ड महोदय हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न उत्तर नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। कह रहा है यह किस समाजशास्त्री विद्वान का मत है कि यदि भारत में कृषक समुदाय को देखना है तो संथाल, उरांव और मुंडा इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अच्छा, ये कह रहा कि यह किस समाजशास्त्री विद्वान का मत है कि यदि भारत में कृषक समुदाय को देखना तो संथाल, उरांव, मुंडा इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अच्छा, इन्होंने कृषक समाज को जानने के लिए कह रहे हैं कि आपको भारतीय समाज को लेके देखना हो तो आप ये संथाल, उरांव और मुंडा जनजाति की जो है इनकी सर्वश्रेष्ठता को देखिए। तो ये कौन कह रहा है, तो ऑप्शन ए कह रहा है आंद्रे बेंते महोदय कह रहे हैं, ऑप्शन बी गिलबर्ट महोदय, ऑप्शन सी रेडफील्ड, ऑप्शन डी एफ टानीज यानी फर्निट टानीज महोदय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 6 का आप लोग बताइए। क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को नहीं जानकारी है, तो आप लोग भी दीजिए। देखिए आप लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन ए आंद्रे बेंते महोदय हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंद्रे बेंते तो आप लोगों के सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर तो है नहीं, ठीक है। तो इनको तो आप लोग पढ़े भी हैं, तो आप लोग इसका आंसर भन्ने से दीजिए, ऐसे प्रश्न गलत मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके
आंधे बेंते महोदय का ही अवधारणा है कि यदि भारत में कृषक समुदाय को देखना है तो संथाल, उरांव तथा मुंडा इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। और ये इन्होंने जो है आंधे बेंते महोदय जो आप जान ही रहे हैं, ये तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहम गांव और श्रीपुरम गांव का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। और अध्ययन करके उसी बारे में इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक से बता रखा है अपने अध्ययन में। और ये कहते हैं कृषक वर्ग कुलीन वर्ग के सह अस्तित्व का बहुत से भारतीय ग्रामों का लक्षण इस समाज में पाया जाता है। ठीक है। ये आंधे बेंते महोदय कहते हैं। और इनका जो ये 6 एस्से इन क्या है, 6 एस्से इन जो है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पुस्तक इनकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। नोट कर लीजिएगा, 6 एस्से इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग ये आंधे बेंते महोदय का। ठीक है। वैसे आंधे बेंते महोदय बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आप लोग इनके बारे में अगर बताने लगे तो पूरी क्लास ही एक टॉपिक, एक पूरी क्लास ही चाहिए। ठीक है। अगले ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके गिलबर्ट महोदय। ये ऑप्शन बी गिलबर्ट महोदय। तो ये गिलबर्ट महोदय की क्या अवधारणा है इस बारे में लेके, ये गिलबर्ट महोदय जो आपके हैं ये तंजौर जिले के एक गांव जो है किलाउलूर, तंजौर जिले के गांव है किलाउलूरपुर। ठीक है। तो उस गांव का इन्होंने अध्ययन किया है और उसमें ही इन्होंने अपने अध्ययन के बारे में आदिवासी समाज के बारे में बता रखा है। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका रेडफील्ड महोदय है। रेडफील्ड महोदय ये कृषक समाज को समरूप समाज मानते हैं। ठीक है। रेडफील्ड महोदय कृषक समाज को आपके समरूप समाज के रूप में मानते हैं। और अगला ऑप्शन आपका डी हो गया, ये पंडित टानीज महोदय। इनको तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है। ये जैसल साफ्ट गेमल साफ्ट की जो है एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। फिर टानीज महोदय। ठीक है। गेसल साफ्ट और गेमिन साफ्ट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका है, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 7 ध्यान दीजिए आप लोग। ये 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्री विद्वान ने भारतीय गांव का वर्गीकरण जात के आधार पर किया है। ठीक है। 7 नंबर कि किस समाजशास्त्री विद्वान ने भारतीय गांव का वर्गीकरण जात के आधार पर किया, ये जात के आधार पर। ठीक है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर बिजराज चौहान। ठीक है। यानी कि जिसको कहा जाता बी आर चौहान। ऑप्शन बी है डेनियल बेल महोदय। ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी टॉम बोटो मोर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जात के आधार पर जो है गांव का वर्गीकरण किसने कर रखा है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप लोग दीजिएगा। ऐसे प्रश्न का आंसर आप लोग गलत ना कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाने वाला है। तो आपके इसका आंसर डॉक्टर बी आर चौहान महोदय हो गए। ऑप्शन ए है। ठीक है। डॉक्टर बी आर चौहान मतलब बिजराज चौहान। देखिए मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, शॉर्टकट नहीं, लेकिन शॉर्टकट और पूरा नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि परीक्षा में आ जाए, आप लोग आंसर गलत ना करें। ठीक है। ये तो अगला जो है ऑप्शन में क्या आप हैं, ऑप्शन बी डेनियल बेल। ये डेनियल बेल इनकी क्या जो है अवधारणा रही है इस मामले में। डेनियल बेल महोदय ये कहते हैं कि जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसका जो तात्पर्य है नए सामाजिक ढांचे से है, जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों में खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कि 20वीं सदी के मध्य अस्तित्व में आया था। ये उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं आपके। ठीक है। डेनियल बेल महोदय। तो आप लोग इसको गलत मत कीजिएगा क्योंकि उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक नए ज्ञान पर आधारित समाज है। जान ही रहे उत्तर औद्योगिक समाज यानी कि औद्योगिक समाज जो है टेक्निकल समाज है। ठीक है। जो पुराने कारपोरेट पूंजी आदि से अलग टाइप में है। ठीक है। ये डेनियल बेल महोदय की अवधारणा थी। और अगला आपका है कार्ल मार्क्स महोदय। ये कार्ल मार्क्स महोदय क्या कहते हैं आप लोग नोट कर लीजिए। कार्ल मार्क्स महोदय काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर और थिंकर रहे हैं। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं, झोली भर भर के, आप लोग नोट करके चलिए। कार्ल मार्क्स महोदय ये कहते हैं व्यापक रूप से हम एशियाई प्राचीन सामंतवादी तथा आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रकृति में और कई अवस्थाओं के युग मानते हैं कार्ल मार्क्स महोदय। ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स महोदय जो भारत को एशियाई समाज का उदाहरण के रूप में ये ऐसे समाजशास्त्री हैं देखते हैं आपके। ठीक है। कार्ल मार्क्स महोदय तो कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट थिंकर है। अगर इनके बारे में भी बात किया जाए तो काफ़ी क्लास चली जाएगी। ठीक है। आपका 1 या 2 क्लास हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट थिंकर है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो ये हो गए, ऑप्शन डी टॉम बोटो मोर महोदय। ये इनकी क्या अवधारणा, टॉम बोटो मोर महोदय के नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये
टाम्बोटोमर कहते हैं प्रमुख रूप कितने प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है इन्होंने टाम्बोटोमर। तो टाम्बोटोमर 5 प्रकार के समाजों का उल्लेख किए हैं, ठीक है। तो आप लोग टाम्बोटोमर को भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 18, ठीक है, यानी प्रश्न उत्तर नंबर 8, 18 नहीं, प्रश्न उत्तर नंबर 8 है ये। नोट करते हुए चलिए प्रश्न नंबर 8, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजात में दूध लौटवा और विनिमय विवाह की प्रथा पाई जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजात में दूध लौटवा और विनिमय विवाह की प्रथा पाई जाती है। ये दूध लौटवा, ठीक है, और विनिमय विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन ए कुकी जनजात में कह रहा है ये प्रथा पाई जाती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा गोंड जनजात में, ऑप्शन सी कह रहा कमार और हो जनजात में, ठीक है, ये 2 जनजात है, एक कमार एक हो जनजात। ऑप्शन डी कह रहा भील जनजात में। ये दूध लौटवा विवाह है और विनिमय विवाह, विनिमय विवाह मतलब खरीद फरोख्त जो है लेन देन करके जो विवाह किया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइए, विवाह और चैप्टर से है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, नोट करते हैं, गोंड जनजात में ये दूध लौटवा और विनिमय विवाह प्रथा पाई जाती है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न भी बार बार विवाह और चैप्टर से पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो विनिमय विवाह यानी कि एक्सचेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनजातियाँ जो है और जो मध्य प्रदेश की गोंड जनजात है में ये प्रथा प्रचलित है, ठीक है। जो गोंड जनजात में है इस प्रकार के विवाह को दूध लौटवा विवाह और जो है सहोदर विवाह को भी इसी प्रकार का विवाह कहा जाता है। कौन सा विवाह, सहोदर विवाह को भी इसी प्रकार का विवाह कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन ये जो है कुकी जनजात है, ऑप्शन ए ये क्या है, कुकी जनजात। कुकी जनजात में किस प्रकार की विवाह और प्रथा पाई जाती है, तो कुकी जनजात में ये जो है परिवेक्षा विवाह, ठीक है, यानी परिवेक्षा विवाह, प्रोबेशन मैरिज जिसको कहते हैं, प्रोबेशन मैरिज, यह मणिपुर की कुकी जनजात में पाई जो है प्रचलित है। तो मणिपुर की ये जो कुकी जनजात है, मणिपुर की ये देखिए कुकी जनजात में पाई जाती है विवाह, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कमार और हो जनजात, कमार और हो जनजात में किस प्रकार की विवाह प्रथा पाई जाती है, नोट करते हुए चलिए जो है। तो ये आपका जो ये ऑप्शन सी है, कमार हो जनजात में ये हट विवाह प्रथा पाई जाती है। कौन सा विवाह प्रथा, हट विवाह, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हट विवाह इस पे लिखते नहीं बनता, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हट विवाह प्रथा आपको कमार और हो जनजात में पाई जाती है। हो जनजात में इसे अनादर विवाह भी कहते हैं, ठीक है, अनादर विवाह भी कहते हैं। उरांव इसे निर्वलोक विवाह कहते हैं। आप लोग ध्यान दिए, हो जनजात जो अनादर विवाह कहते हैं, उरांव जनजात इसको निर्वलोक विवाह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका हो गया क्या है, भील, क्या है, भील जनजात है ना, ठीक है। तो भील जनजात में भी ये आपका परीक्षा विवाह, ठीक है, वो परिवीक्षा विवाह था। ऑप्शन ए जो है इसमें कुकी जनजात परिवीक्षा विवाह, ठीक है, ये परीक्षा विवाह है, दोनों में अंतर है। ये डी में आपका भील विवाह, डी नोट करिए, परीक्षा विवाह, ठीक है, परीक्षा विवाह, ठीक है, परीक्षा विवाह है, इस पे लिखते नहीं बनता, ध्यान दीजिए आप लोग। और यानी कि परीक्षा विवाह मतलब ट्रायल मैरिज, ठीक है, और वो परिवीक्षा विवाह जो होगा प्रोविजन मैरिज हो गया, ठीक, आप लोग अलग कर लीजिएगा। तो ये जो परीक्षा विवाह आपका ये जनजातियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, पत्नी प्राप्त करने के लिए जो विवाह से पूर्व जो लड़के होते हैं वो अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और भील जनजात में इसी विवाह को गोल गधेड़ो नामक नृत्य रूप में किया जाता है, जिसमें ये लोग अविवाहित लड़की को चुनाव करते हैं, जिसको गोल गधेड़ो नृत्य कहते हैं। ये किस जनजात में पाई जाती है, भील जनजात में, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो आपका एक खासी जनजात है, इसे इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा, खासी जनजात, इसमें जो है लुइया सुइया की परीक्षा विवाह माना जाता है। लुइया सुइया नहीं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लुइसा सुइया को परीक्षा विवाह ही माना जाता है, ठीक है। और जो नागा जनजात में है, जो विवाह योग व्यक्ति हो जाता है वो नरमुंड को गले की माला बनाकर पहनता है तो और अपने शौर्य को प्रदर्शन करता है। इससे पता चलता है कि ये जो है विवाह योग पुरुष हो गया है, ठीक है। तो ये सब अपनी जो है जनजातियों की प्रथा रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप सब लोग ध्यान दीजिए।
प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस देश में पाया जाता है। अच्छा, ये कह रहा विश्व में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या यानी जनजातियों की संख्या विश्व में किस देश में पाया जाता है सर्वाधिक। तो आपका ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे कि विश्व में यानी संसार में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस देश में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 है तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो आपका अफ्रीका जो देश है ये ऑप्शन डी अफ्रीका देश में सबसे अधिक जो है जनजातियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका देश में, ना कि आपका न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया देश में। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपका जो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनता है। ठीक है, इस टॉपिक से जनजाति टॉपिक से काफ़ी प्रश्न बनता है। जैसे कि अब जनजाति समाज को किस समाजशास्त्री ने अहिस्टोरिक कहा है। ठीक है, प्रश्न बन रहा है ना कि जनजाति समाज को किस समाजशास्त्री ने अहिस्टोरिक कहा है। जगन्नाथ पाधी ट्राइबल पेजेंटी के लेखक कौन है। ठीक है, तो जगन्नाथ पाधी हैं। इसके ध्यान दीजिए अनुसूचित जनजाति जो है जो आदिवासी है, हमारी आदिवासी समूह है, जनजातीय समूह है, इसको भारतीय संविधान ने एसटी में का दर्जा दे रखा यानी कि अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों का क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि भाषाई आधार पर क्या कह रहा है, भाषाई आधार पर एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय परिवारों को कितने प्रकार को बता रखा है। ये देखिए प्रश्न नंबर 10। ठीक है, नोट कर लिए कि भाषाई आधार पर एलपी विद्यार्थी, ये आपके एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय परिवारों को कितने प्रकार का बता रखा है भाषाई आधार पर। तो ऑप्शन ए कह रहा है 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार, ऑप्शन डी 8 प्रकार। तो ये बताइए कितने प्रकार का इन्होंने बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्नों का आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका एलपी विद्यार्थी का जो फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ललिता प्रसाद विद्यार्थी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, एलपी विद्यार्थी का फुल फॉर्म है ललिता प्रसाद विद्यार्थी। तो इन्होंने ये क्या कहते हैं भाषाई आधार पर कितने प्रकार का बता रखा है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, एलपी विद्यार्थी ने 4 प्रकार के जनजातियों को बता रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 4 प्रकार के एलपी विद्यार्थी यानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने जनजातीय परिवारों को 4 प्रकार का बता रखा। कौन कौन से प्रकार है आप नोट करते हुए चलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप ये नंबर 1 एस्ट्रो एशियाटिक परिवार बता रखा है और दूसरा इन्होंने बता रखा है एलपी विद्यार्थी ने कौन सा, तिब्बती चीनी परिवार, और तीसरा इन्होंने बता रखा, आप लोग नोट करते हुए चलिए इंपॉर्टेंट था, द्रविड़ परिवार, और चौथा इन्होंने बता रखा आपके कौन सा, चौथा इन्होंने बता रखा इंडो यूरोपियन परिवार। ठीक है, चौथा बता रखा है। तो आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 11। ये 11 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न आपका है कि परिदर्शक पति, ये परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड, जिसको परिदर्शक पति को विजिटिंग हस्बैंड कहा जाता है। तो ये कह रहा है विजिटिंग हस्बैंड की प्रथा किस जनजातीय समुदाय में पाई जाती है। अच्छा, तो ऑप्शन ए कह रहा है नायर जनजात, ऑप्शन बी कह रहा है टोडा जनजात, ऑप्शन सी कह रहा है भोटिया जनजात, ऑप्शन डी कह रहा है गारो जनजात। ठीक है, तो किस जनजात में ये प्रथा पाई जाती है, ये जो है विजिटिंग हस्बैंड। तो विजिटिंग हस्बैंड क्या होता है आप लोग को जो है पिछली में क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में बता रखा हूँ। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस जनजात में, पहले आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग वो नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए नायर जनजात जो होती है आपकी, ये नायर जनजातियों में जो है विजिटिंग हस्बैंड पाई जाती है। क्योंकि जो नायर जनजातियों में ना ये क्या कहते हैं, ये आपका
नायर बहुपद विवाह के रूप में जो इसमें पाई जाती है, बहुपद विवाह प्रथा। नायर जनजातीय ये एक मातृवंशीय जनजाति होती है ना, नायर जनजाति, ठीक है। तो इन्हीं में जो है क्या कहते हैं, जो पुरुष होता है इस परिवार का अस्थायी सदस्य तो होता नहीं, क्योंकि ये मातृ पक्ष से होता है। तो जो पथ प्रदर्शक यानी विजिटिंग हस्बैंड के रूप में देखने को इसी में मिलता है, यानी कि इसी को भी आभ्रातृक बहुपद विवाह के रूप में भी, यानी नॉन फ्रेटर्नल प्ले क्या कहते हैं, प्ले एंडरस भी कहते हैं इसमें, ठीक है। इनमें कोई आवश्यक नहीं है कि सभी पति आपस में भाई भाई हों, ठीक है। इसमें आभ्रातृक बहुपद विवाह भी ये कहलाता है, क्योंकि यह जो आपका है ये नायर जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। चूँकि ये नायर में जो होता है ये एक क्या कहते हैं, मैकलिनन, जो ये मैकलिनन है इसे ये नायर बहुपद विवाह का भी प्रथा कहते हैं, मैकलिनन महोदय। इस प्रथा को नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 11 भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12, थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान दें, पता चला टाइम ज़्यादा हो जाए, आप लोगों का प्रश्न छूट जाए। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, थोड़ा सा तेज़ी से चलने की कोशिश हम लोग करते हैं क्लास को। तो ये प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, समय थोड़ा ध्यान दें, समय कितना बजे हो गया देखते हैं, ठीक है। अभी तो सही है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 12 ध्यान देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है, जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा 9 प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियाँ कौन सी नहीं है, ठीक है। आपके ये जेफरी अलेक्जेंडर महोदय हैं, ठीक है। कह रहा है इनके द्वारा 9 प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियाँ कौन सी नहीं है, ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बहुआयामी, ऑप्शन बी कह रहा है वामपंथी झुकाव, ऑप्शन सी कह रहा है प्रजातांत्रिक विश्लेषण, ऑप्शन डी कह रहा है संघर्ष की नज़रअंदाजी, ठीक है। तो जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा 9 प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियाँ कौन सी नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग बताइए, ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्योंकि ये बहुआयामी, वामपंथी झुकाव, प्रजातांत्रिक झुकाव, तो इन्हीं का ABC सही हो गया, तो डी तो अब बच गया, डी नहीं होगा। क्योंकि जेफरी जो है अलेक्जेंडर महोदय ये 9 प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियाँ बहुआयामी बता रखा है, वामपंथी झुकाव तथा प्रजातांत्रिक विश्लेषण वाली ये मानते हैं। और 9 प्रकारवादी कुछ इनकी जो है विशेषताएँ हैं, जो विशेष प्रकार के इन्होंने बता रखा। तो आप अगर विशेषताएँ नोट करना चाहें, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप लोग क्लास अगर ना समझ में दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना आपके जेफरी अलेक्जेंडर वगैरह आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं तो अगर आप लोग कहेंगे तो इनके बारे में क्लास लेके चला आऊँगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस सेट ही मांगते हैं, तो प्रैक्टिस सेट ही डिमांड पे तो मैं प्रैक्टिस सेट ही लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या है, इनके जो है विशेषताएँ देखिए। आप नंबर 1 बताते हैं, या किसी भी एक कारकीय निर्धारणवाद को अस्वीकार करता है, या एक स्वतंत्र और बहुवादी उपागम है इनके अनुसार। यह क्रिया और व्यवस्था दोनों को समान रूप से महत्व देता है। यह विचलन और सामाजिक नियंत्रण दोनों को सामाजिक व्यवस्थाओं की यथार्थताएं मानता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रणालियों के भीतर विविधीकरण की प्रक्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन को भी महत्व देता है। अगला बताएं, यह पारस्परिक पर जो है व्यक्तित्व संस्कृत प्रणाली की त्रिकोणीय व्यवस्था को स्वीकार करता है। यानी कि ये जो त्रिकोणीय व्यवस्था किसका है, टालकट पार्सन्स महोदय का, तो पार्सन्सवादी व्यक्तित्व के ये इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। और अगला बताते हैं, यह आमूर्तीकरण सैद्धांतिकरण की स्वतंत्रता के विचार के रूप में प्रतिबद्ध है। और कहते हैं आगे कि यह संतुलन के साथ साथ व्यवस्था में तनाव और उससे उत्पन्न संघर्ष के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। तो इस हिसाब से ये आपका ABC सही है, ऑप्शन डी नहीं सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, हमारे जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो इस सब प्रश्न अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व किए होंगे, प्रश्न उनको मिला भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 13 आप लोग, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, समाज शास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक भागों के अंदर निर्भरता पर जोर देता है। तो आपका ऑप्शन ए संघर्ष, ऑप्शन बी नारीवाद, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक,
ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक भागों की अंतर निर्भरता पर जोर देता है? तो ऑप्शन ए करा संघर्ष पर, ऑप्शन बी नारीवाद पर, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर, ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पर। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पर ध्यान देता है ये। ठीक है, प्रश्नानुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्योंकि इसमें कुछ तो बताने लायक मुझे नहीं लग रहा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि संरचनात्मक प्रकारवाद में किसने AGIL यानी कि एडेप्टेशन गोल अटेनमेंट एक इंटीग्रेशन लेटेंसी यानी कि इनको जो है ना AGIL मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसको जो आपका ये मॉडल कहा कि चर्चा किसने किया है इस मॉडल की, कौन सी मॉडल? ये प्रश्न देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही याद करके रखिए AGIL जो है। ठीक है, मॉडल की चर्चा किसने किया है आपका? इसी तो एडेप्टेशन गोल अटेनमेंट इंटीग्रेशन लेटेंसी, इसी का जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट किंगबर्टन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इमाइल तुर्की महोदय हैं। ठीक है, तो ये क्यों कौन करता है? इसका आंसर गलत आप लोग कर ही नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि ये प्रश्न जानते हैं इतनी अधिक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। पहले तो इसका आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स है महोदय है। इसको नोट करते हुए चलिए, टालकट पार्सन महोदय। ठीक है, क्योंकि टालकट पार्सन में ये परीक्षा में बताऊं कितनी बार पूछा जाए। देखिए, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2008 में, GIC में पूछा जा चुका है, UGC नेट JRF दिसंबर 10 में, 6 में, जून 7 में 2008 में, राजस्थान लेक्चर 2014 में, UP असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में, UP PGT 2009 में, छत्तीसगढ़ जो है आपके PSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में, UGC नेट JRF दिसंबर 2013 में, UGC नेट JRF दिसंबर 2018 किसी कंसेप्ट में पूछा जा चुका है। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, टालकट पार्सन्स का है, तो ये आपका जो ऑप्शन ए है टालकट पार्सन्स, क्योंकि टालकट पार्सन्स एक संरचनात्मक प्रकारवाद में जो है वादी हैं, और इन्होंने ही AGIL आपका जो है एडाप्टेशन गोल अटेम्प्टमेंट इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी मॉडल की चर्चा की है। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया है कोई भी प्राणी तब तक जीवित रह सकती है, क्या बताया है इसमें? कोई भी प्राणी तब तक जीवित रह सकती है जब तक वह 4 प्रकार आत्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। ये आवश्यकता कौन कौन सा है, नोट कर लीजिए आप लोग। मैं समझता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप 1 नंबर बताते हैं अनुकूलन। ठीक है, एडाप्टेशन, जिसे भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बातें करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये क्या बताते हैं आपको? लक्ष्य यानी कि गोल, जिसको कहते हैं कि लक्ष्य उपलब्धि यानी गोल जो है अटेनमेंट यानी इष्ट प्राप्त हेतु संसाधनों का चुनाव करना तथा उन्हें संगठित करना। ठीक है, गोल को मतलब लक्ष्य कहना। ठीक है, और तीसरा इन्होंने क्या बता रखा है, ये टालकट पार्सन्स की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे इसको नोट करके आप लोग रखिए कि इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को। और तीसरा तो ये हुआ, चौथा क्या इन्होंने बताते हैं, ये तीसरा बताया कि इंटीग्रेशन, जिसको आंतरिक समन्वय स्थापित करना तथा भिन्नताओं में उचित तालमेल बिठाना है। ठीक है, और चौथा कहते हैं प्रतिमान अनुरक्षण यानी कि लेटेंट पैटर्न। ठीक है, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, यानी सापेक्षिक अस्तित्व प्राप्त करने के लिए तथा कार्यों को संपादन हेतु पर्याप्त प्रेरणा जागृत करने की बात करते हैं आपके। ये कौन, आप लोग बताइए? टालकट पार्सन्स महोदय। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 14 भी आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए ये, लेकिन आप लोग नोट करके रखिएगा ये लोग इस प्रश्न को, AGIL मॉडल किसका है? टालकट पार्सन्स का, इतना ज़रूर याद रखिए, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है? ये निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी
नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट किंगमर्टन, ऑप्शन डी इरविंग गॉफमैन। तो ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 का यानी कि 15 का आंसर क्या है आप लोग फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर आपका इरविंग गॉफमैन हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इरविंग गॉफमैन, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका भी आंसर। मैं देखिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है। तो इरविंग गॉफमैन प्रकारवादी नहीं है, बाकी हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट किंगमर्टन प्रकारवादी हैं। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इरविंग गॉफमैन एक अमेरिकी जो है ये सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जो कि प्रकारवादी नहीं है। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो है परफेज के एक प्रमुख सिद्धांतकार रहे हैं। ठीक है, और जबकि आपके हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन्स, यानी कि रॉबर्ट किंगमर्टन और दुर्खीम प्रकारवादी सिद्धांतकार रहे हैं। आप लोग जान ही रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। इसमें कुछ है थोड़ी, आप लोग यार सोचते हैं सोशियोलॉजी कठिन है ना। सोशियोलॉजी एकदम समझिए हम लोगों के जो है समाज से जुड़ा हुआ, जो हम लोग रोज़ की ज़िंदगी में जीते हैं, रोज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास लें जो है थ्योरिकल कभी, तो मैं बताऊं समाजशास्त्र कितना मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आप अपने घर परिवार अगल बगल पास पड़ोस में देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को अगर दिक्कत करता है तो थिंकर, जो आपके विदेशी फॉरेनर थिंकर हैं, उनको जो अवधारणा है, जो उनकी विचारधाराएँ थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। तो एकदम हलवा है समझिए सोशियोलॉजी। बस आप पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, तो आप रिजल्ट जरूर देंगे, 100% गारंटी है ये। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया। ये प्रश्न नंबर 16 कह रहा कि प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन जो है का निर्माण किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी काम्टे, ऑप्शन सी गारफिंकल, ऑप्शन डी क्वेहन महोदय हो जाएंगे प्रश्न नंबर 16 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय। ठीक है, आप लोग नोट करते हुए चलिए, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय हैं जो प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निदर्श का निर्माण जो है कह रहा किसने किया, तो मर्टन महोदय ने किया है। क्योंकि प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन, ठीक है, जिसको पैराडिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराडिजाइन। ठीक है, का निर्माण आपके मर्टन ने किया है। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रकार और दुष्प्रकार, व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकार, बहुप्रकार, आकार, प्रकारात्मक विकल्प अथवा संरचनात्मक यानी कि जो समानार्थी है, अप्रत्याशी से परिणाम आदि बातों को सम्मिलित करते हुए इन्होंने विस्तार पूर्वक से बता रखा आपके मर्टन महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 16 आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना है, नहीं प्रश्न छूट जाएगा आपका, काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, मर्टन ने किसे अनुपस्थित में अपना गुरु घोषित किया। ये आपके रॉबर्ट किंग मर्टन जो है महोदय, किसे अपने अनुपस्थित में अपना गुरु घोषित किया है। तो काम्ट को ऑप्शन ए करा, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हो गए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ये टालकट पार्सन्स महोदय है। आप लोग ध्यान दीजिए क्या है, नोट करते हुए चलिए, टालकट पार्सन्स महोदय को उन्होंने जो है मर्टन महोदय ने अपने अनुपस्थित में अपना गुरु जो है घोषित किया था। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ ही गए, तो इसमें कुछ बताने का है नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका प्रश्न नंबर 18। कोशिश करता हूँ आपका जो सारे प्रश्न 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहता है। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपका 18 नंबर प्रश्न, आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। ये आपके निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कह रहा कि किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। कौन सी अवधारणा, ये संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट ऐसे प्रश्न का आंसर गलत मत कीजिएगा। खासकर ये देखिए आपका यूपीपीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग नोट करके रखिएगा, यूपीपीजीटी 2021 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस महोदय। ठीक है, आप लोगों को देखिए मैं हाईलाइट कर दें, इसीलिए कहता हूँ ना कि प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते रहिए और बराबर क्लास देखते रहिए, तो आपका जो है 2025 में सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं पा सकता है आप सब। अरे यार अभी का होगा ना, आप पढ़ रहे हैं तो आपका नहीं होगा और किसका होगा, मैं तो यही जान रहा हूँ। पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपका होगा। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसका थोड़ी ही होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्योंकि संरचनाकरण
संरचनाकरण क्या होता है? टेक्सचन जिसको कहते हैं। ये अवधारणा एंथोनी गिडेस महोदय की हैं। इनका जो पुस्तक है समाज का गठन, जो 1984 में आई थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जिसमें इन्होंने संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने तथा पुनः बनने की विधा को जो है संकेत देती है। इसी बुक में इन्होंने बता रखा है, ठीक है, समाज के गठन की वाली बुक में। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतरक्रिया की सक्रिय प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण तथा पुनर्निर्माण होता है, जबकि प्रक्रियाएं इन्हीं संस्थाओं द्वारा निर्देशित और संचालित होती हैं। ये आप सभी को पता है एंथोनी गिडेंस, क्योंकि आपके से जो है सिलेबस में है, आप पढ़ ही रखे हैं। अगर ना पढ़े रखे हो तो पढ़ डालिए, अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपकी परीक्षा का डेट टल चुका है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एंथोनी गिडेंस में भी क्लास लेके चलाऊँगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, किसने कहा है, क्या ये किसने कहा है, प्रश्न नंबर 9 क्या कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है। किसने कहा है, आप लोग बताइए कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा कोहेन, ऑप्शन बी कह रहा लेविस जो है लेविस कोजर महोदय, ऑप्शन सी कह रहा राल्फ डेरनडार्फ, ऑप्शन डी कह रहा जोनाथन टर्नर। तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसका आंसर, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आंसर मत गलत कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी प्रश्न आपका यूपीपीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, उम्मीद करता हूँ कापी और पेन आप लोग लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक एक ताकत होती है। और चैनल को शेयर कर दीजिए, शेयर करने से क्या है, आप जैसे और मित्रों को इस चैनल का बेनिफिट और लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि लेविस कोजर ने कहा कि जब एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, ये कथन यह उदाहरण आपका लेविस कोजर महोदय के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वैसे तो अगर मैं सभी थिंकर के बारे में बताऊं तो फ्रेंड्स बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है। और मेरा सिस्टम ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी क्लास में करा सकूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे सेटअप नहीं है, मैं आपको बार बार बताता हूँ इस चीज़ को। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसलिए आप सभी के लिए क्लास बराबर लेकर आता हूँ रेगुलर। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक मालिनोव्स्की, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मालिनोव्स्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है। ये मालिनोव्स्की की मूलभूत कौन सी, तो आपका ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। ये बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मालिनोव्स्की में एक थिंकर है ना, जो ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की, तो उनके अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत कौन नहीं आता है। देखिए नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए मैं आपको बताता चलूँ, आपका भूख आवश्यक है जीने के लिए, तो आपका ऑप्शन ए तो हो गया, ये तो आएगा। प्रजनन भी जरूरी है भाई, मनुष्य की एक ह्यूमन नेचर है, आवश्यकता है मनुष्य का, सभी प्राणियों का, ठीक है। और स्वास्थ्य भाई सबकी हेल्थ सही होनी चाहिए, ठीक है। स्वस्थ रहें तो तभी खुशहाल रहेंगे, तभी आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आप रिजल्ट देंगे। अर्थव्यवस्था ये आपका जो है ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो है अर्थव्यवस्था अगर जो है ये ज़रूरी नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, आप लोग जो है प्रश्न नंबर 20 का ये आपकी समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं कि मूलभूत आवश्यकता में प्रजनन, भोजन, आश्रय की आवश्यकता होती है, आप लोग जान ही रहे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर आपका ये 21 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है, ठीक है। प्रश्न ध्यान दिए, कह रहा निम्नलिखित में से यानी कि सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है
ए आर रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कह रहा है टालकट पार्सन्स महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 21 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। ठीक है, मैं आप लोगों की क्लास इस प्रकार लेता हूँ, इस प्रकार लेकर आता हूँ। हमारे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राएं ध्यान दें, आप लोग में से कुछ हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो कामकाजी महिला होंगे, कामकाजी पुरुष होंगे। ठीक है, अगर उनके पास समय का अभाव हो तो ये क्लास अगर ना देखें, क्लास लगा के रख दें, केवल सुन लिया करें तो 60% उनका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर 2-3 बार इस क्लास को सुन लेना तो ये एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, परीक्षा हॉल में, एक भी प्रश्न उनका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एकदम क्लियरिटी करके बताता हूँ हर एक चीज़ को, आप देख ही रहे होंगे जो क्लास हमारे जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये 21 नंबर प्रश्न आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये रेडक्लिफ ब्राउन महोदय सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए जो है 2 प्रकार के प्ररूपों की बात करते हैं। एक वास्तविक सामाजिक संरचना यानी कि आपका वास्तविक सामाजिक संरचना, दूसरा समान सामाजिक संरचना। ठीक है, यानी पहला जो है एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वास्तविक सामाजिक संरचना एक्चुअल जो है एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा समान सामाजिक संरचना यानी कि जनरल सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो है आपके ब्राउन की महोदय की अवधारणा है कि सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का कार्य मात्र व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, अपितु समाज का सामाजिक संरचना को बनाए रखना। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में संस्थाओं की अत्यधिक पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज एक स्वचालित स्वभाव है जिसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ मूलभूत सामाजिक संस्थाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। वो संस्थाएं कौन से हैं आप सभी को पता, परिवार है, समाज है, ठीक है, अनाथ रिश्तेदारी आज सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन की अवधारणा थी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 21 आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 22 आप लोग तो मानव, प्रश्न नंबर 22 कह रहा मानव शास्त्रीय संरचनावाद, क्या कह रहा मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है, ये पिता। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी कह रहा क्या, ऑप्शन बी कह रहा कुर्जवेल, ऑप्शन सी कह रहा हॉकिंस, ऑप्शन डी कह रहा स्कॉट लैश। तो इसका आंसर क्या, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन आप खट ऐसे आँख मूंद के मार देंगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर प्रश्न नंबर 20 का, क्योंकि ये देखिए कुर्जवेल हैं, लैश महोदय, टी हॉकिंस, ये सब कहाँ आप पढ़े हैं, आपके जो है दूर दूर के नाता नहीं है। आप क्लाउड लेवी स्ट्रॉस आपके ही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ये क्लाउड लेवी स्ट्रॉस एक मानव शास्त्री हइये हैं, आपको पहले से पता है। ठीक है, और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस महोदय एक संरचनावादी मानव शास्त्री, इन्हें संरचनावाद का मानव शास्त्रीय पिता कहा जाता है। आपका ये GIC जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ठीक है, क्योंकि लघु एक संरचना विशेष रूप से मानसिक संरचना के लिए संदर्भ में इनको जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों का फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, आप देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका कह रहा है कि प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है। कौन सा प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी मालिनोव्स्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो R.K. मर्टन हो जाएंगे इसका आंसर, मर्टन ऑप्शन बी हो जाएगा। R.K. मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, इन्हीं की अवधारणा है। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कर रहा, प्रश्न नंबर 24 अगला होगा ना आपका। हाँ, ये 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई प्रश्न आप लोग जो है मत छोड़िएगा, पूरी क्लास देख के जाइएगा। अगर आप लोग को एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है 2025 में, तो AR रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित के संबंध में क्षेत्र कार्य किया। ठीक है, आपका कह रहा है AR रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित के संबंध में क्षेत्र का कार्य किया, यानी किस संबंध में। ऑप्शन ए मूरिया, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी टुर्बियांडा द्वीप समूह वासियों का अध्ययन किया है, ऑप्शन डी अंडमान
द्वीप समूह वासियों का, तो ये आंसर आपका गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मैं पिछले क्लास में इनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड है। ठीक है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इन्होंने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वासियों का अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक से कर रखा है कौन, आपके AR रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, क्योंकि 1900 नोट करते चलिए 1906 और 8 में रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह को अपना पहला जो है क्षेत्रीय अध्ययन कार्य के रूप में, इन्होंने अपने पहले क्षेत्रीय अध्ययन कार्य के रूप में शामिल किया था। वहाँ अनुसंधान कार्य ये 1922 में जो है रह के क्लासिकल मोनोग्राफ था, और द अंडमान आइसलैंड का जो इन्होंने जो प्रकाशन किया था ना अंडमान आइसलैंड का, ठीक है, अपने अध्ययन के इसी में विस्तार पूर्वक से बता रखा था। और इनका जो प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र रहा है 1910 से 12 के बीच में, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों समूह के बीच इन्होंने अपने नातेदारी पर जो प्रथा है वहाँ के बारे में उसके विषय में सर्वेक्षण किया, उसका अध्ययन किया, उसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक से बता रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 24 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आज आपके जो है हमारे सोशियोलॉजी की क्लास में 24 प्रश्न उत्तर थे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी के समझ में आई होगी, और जो है आप लोग जो है इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के आने वाले परीक्षाओं में जो भी आप सब प्रतियोगी छात्र छात्राएं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी ऐसे परीक्षा या ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर एक उस क्लास के लिए, हर एक उस परीक्षा, हर एक उस एग्ज़ाम के लिए ये जो है क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आप सभी।